हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। ये वीडियो नंबर 22 है, टॉपिक नंबर 9 है, इसका भी एक पार्ट 2 है। इस टॉपिक नंबर 9 में अपन स्टडी कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर क्लास 12 एमपी बोर्ड। ऐसे स्टूडेंट्स जो क्लास 12th में और एमपी बोर्ड से अध्ययन कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज निकाली है, जिसका मैं पार्ट 1 आपको करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपके 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7वां है, जिसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो बुक चल रही है वो सबसे आपकी क्लास 12th में 3 बुक हैं, आपको पता है। ठीक है, इसमें से पहली वाली जो बुक है इसका नाम है आरोह भाग 2। इसके भी 2 भाग हैं, एक तो काव्य खंड है, एक अभी आगे आया गद्य खंड के नाम से आएगा, वो भी आपको करना है। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं, ये आरोह भाग 2 का जो पहला पार्ट है, इसको मैंने इसके पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, 6 क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट बताए थे, उनकी मैं स्टडी करा चुका हूँ। आज अपन स्टडी करेंगे पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको देख के आइएगा। इसका पार्ट 1 की बात कर लें या इसके पार्ट 1 की बात कर लें, तो इसका वीडियो टॉपिक नंबर 9 का पार्ट 1 आप देखें, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन एक क्रम से हो जाएंगे। मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन देने वाला नहीं हूँ इस साल के लिए। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन दूंगा, अधिक से अधिक। इससे कमी करने की कोशिश करूंगा, ज्यादा मैं करूंगा ही नहीं। ठीक है, इसमें से 6 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ बिल्कुल आसान भाषा में, और ये 7वां क्वेश्चन और जो 8वां इधर दिख रहा है आपको, और 9वां क्वेश्चन, ये भी सब आसान भाषा में होंगे, और आगे आने वाले सभी जो क्वेश्चन होंगे वो सब आपकी आसान भाषा में मिलेंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, आप बस इनको 1-2 बार मतलब पढ़ेंगे, तब तक आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पार्ट 2 है जिसका नाम है पतंग, ये इसको लिखने वाले कौन है, आलोक धनवा। ये जो चैप्टर है इसमें से, इस पार्ट में से कोई क्वेश्चन इस साल के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने इसको लिखा ही नहीं है। ठीक है, आज अपन पार्ट आज स्टडी करेंगे ना, तो उसमें करेंगे पार्ट 3 क्वेश्चन आंसर। जो पार्ट 3 में से दो पार्ट है इसके। एक पार्ट का नाम है कविता के बहाने, दूसरा पार्ट है इसका ए और बी। 2 पार्टों को ज्वाइंट कर दिया है इसमें। तो पहले पार्ट का नाम क्या, पहले पार्ट का नाम क्या, कविता के बहाने। दूसरे पार्ट का नाम है बात सीधी थी पर। ठीक है, इसके राइटर कौन है, कुंवर नारायण। आपको ये याद कर लेने, क्योंकि आपको भी आगे काम देंगे इनकी। ठीक है, आप स्वयं से इनको याद कर लेना। तो आज अपन इस पार्ट में से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं, 1 2 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बस इसमें से। पार्ट 1 में मैंने 6 क्वेश्चन कराए हैं, पार्ट 2 में मैंने कोई क्वेश्चन कराया नहीं, क्योंकि इस साल के लिए इसमें इंपोर्टेंट कोई क्वेश्चन है ही नहीं। पार्ट 3 की बात करें तो इसमें दो पार्टों को सम्मिलित किया गया है। इसमें से मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट दे रहा हूँ, इनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन अगर पार्ट 3 का पहला देखें तो ये रहा, और क्रम से देखें तो 7वें नंबर का है ये। ठीक है, क्रम से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसे क्रम से 7वें नंबर का क्वेश्चन है, और पार्ट 3 का जो है पहला क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, उड़ने व खिलने का कविता से क्या संबंध है। इसमें 2 वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, पहला वर्ड है उड़ना और दूसरा है खिलना। तो उड़ना और खिलना किस प्रकार संबंधित है इस कविता से, तो देखिए ध्यान से। उड़ना तो आप सब जानते हैं, चिड़िया उड़ती है। ठीक है, खिलना भी जानते हैं, फूल खिलता है। ठीक है, तो देखिए इस कविता में उड़ने का आशय है, आंसर देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान भाषा में, ध्यान रखना। इस कविता में उड़ने का आशय है कि जिस प्रकार से एक चिड़िया उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। आपने देखा होगा कोई भी चिड़िया है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी, तो फिर कविता से इसका क्या संबंध है, तो देखिए ध्यान से। ठीक उसी प्रकार से कविता भी हर जगह पहुंच जाती है, जिस प्रकार चिड़िया पहुंच जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक उसी प्रकार उड़ करके, ठीक उसी प्रकार से कविता भी हर जगह पहुंच जाती है। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करिए, चिड़िया कैसे उड़ पाती है, क्योंकि उसके पंख होते हैं। तो कविता कैसे उड़ पाती है, क्योंकि उसमें कल्पना है। यानी कि चिड़िया में तो पंखों की उड़ान है और कविता में कल्पना की उड़ान है। तो जिस प्रकार से चिड़िया पंखों के माध्यम से उड़ करके कहीं पहुंच जाती है, यानी कि उसमें पंखों की उड़ान है, तो कविता में भी क्या है, कल्पना की उड़ान होती है, तो कविता भी हर जगह पहुंच जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे उड़ने का आशय संबंध कह सकते हैं, आशय कह सकते हैं, किससे है, कविता से है। ठीक है, यानी कि उड़ने से हमें कविता के बारे में सीख मिल रही है। बात करें इस कविता में खिलने का आशय है, अब खिलने का क्या आशय है कविता से, तो देखिए ध्यान से, कब क्या संबंध है कविता से, तो देखिए इस कविता में खिलने का आशय है कि जिस प्रकार से फूल खिलकर सभी को अपनी सुगंध देता है। फूल क्या करता है, सभी को सुगंध दे देता है। जैसे ही आप फूल को नाक से लगाते हैं तो आप सुगंधित हो जाते हैं, मन आपका प्रसन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप जब कविता पढ़ते हैं तो क्या होता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और देखिए, देखना ध्यान से, सुगंधित करता है और वातावरण को मनमोहक बना देता है। तो देखिए, जब आप
फूल कोई लेके आए, नाक से लगाया, तो आप तो प्रसन्न हो ही गए, आप तो सुगंधित उससे हो ही गए, साथ में जो आपके आसपास में जो लोग बैठे होंगे या मान लो कोई भी वहां पे है, वो भी क्या हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखो ध्यान से, और वातावरण को मनोरम बना देता है। ठीक उसी प्रकार से कविता भी लोगों के अंदर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न कर देती है और उन्हें आनंदित कर देती है। यानी कि जब आप कविता पढ़ते हैं तो आप खुद तो आनंदित हो ही जाते हैं, प्रसन्न हो ही जाते हैं, साथ में आपके जो कविता पढ़ेंगे, जो जो चिल्ला चिल्ला के मान लो ना तेज आवाज में पढ़ेंगे, तो जो और लोग होंगे ना वहाँ आपके आसपास वातावरण में जो आपके बैठे होंगे, वो भी सब क्या हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि फूल जो होता है उसको जब सुगंध लेते हैं तो अपन आनंदित तो हो, साथ में जो पूरा वातावरण है, वहां बैठे आसपास के सभी लोग हैं, वो सब आनंदित हो जाते हैं, सुगंध के मारे सुगंधित हो जाते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब कविता को अपन पढ़ते हैं तो मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और वहां सब बैठे लोग उसे ध्यान सुनते हैं और वो भी आनंदित प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब खिलने का आशय कविता में मतलब सभी लोगों को आनंदित करने से है, और उड़ने का आशय कविता में सभी जगह पहुंचने से है। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं? किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को भाषा बहुत आसान लिखी है मैंने, ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के क्या माने हैं? ठीक है, बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं कहूं कि फूल क्या हमेशा महकता रहेगा, हमेशा खिलता रहेगा? नहीं, पहले वो खिलेगा फिर वो महकेगा, लेकिन एक समय उसका ऐसा आएगा जब वो मुरझा जाएगा। ठीक है, फूल होता है कि नहीं होता? तो देखिए, बिना मुरझाए महकने के माने, अब कविता में क्या होता है, इसका मतलब फूल तो भैया एक समय के बाद मुरझा जाता है, महकता है, खिलता है, अच्छी बात है, लेकिन वो मुरझा जाता है। लेकिन कविता एक ऐसी होती है जो कभी नहीं मुरझाती, हमेशा क्या होती है, महकती रहती है, उसकी सुगंध भैया चारों तरफ तक फैलती रहती है, समझिए ध्यान से। ठीक है, फूल की सुगंध एक समय के बाद समाप्त हो जाती है, लेकिन कविता की सुगंध एक समय के बाद समाप्त नहीं होती है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है, पंक्ति कौन सी, बिना मुरझाए महकने के माने, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है, तो वो कहना चाह रहा है कि फूल के खिलने और महकने का एक निश्चित समय होता है और फिर वो मुरझा जाता है। ठीक है, यानी कि वो एक समय तक खिलता है, वो महकता है, फिर वो क्या होता है, मुरझा जाता है। लेकिन कविता हमेशा महकती रहती है, कभी नहीं मुरझाती। तो यहाँ पे इसकी कंपेयर किया गया, तुलना की गई है कि ना, फूल तो मुरझा भी जाएगा लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या अभिप्राय है? सहूलियत क्या होती है? एक प्रकार की सभ्यता कह सकते हैं, या कह सकते हैं एक अच्छे ढंग से। अपन को भाषा एक अच्छे ढंग से बोलनी चाहिए कि गैर ढंग से बोलनी चाहिए? तो आप लोग कहेंगे सर ढंग से ही बोलनी चाहिए भाषा, तो ऐसी भाषा बोलिए जो सबको समझ में आए। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पे उर्दू भाषा का प्रयोग करने लगूं, फारसी का प्रयोग करने लगूं, इंग्लिश का प्रयोग करने लगूं, तो आप लोग ठीक है मान लोगे कि सर तो होशियार है, लेकिन सर के होशियार होने से क्या है, आपकी समझ में कुछ आया नहीं आया ना? तो भाषा बेटा उसका यूज करना चाहिए जो सबकी समझ में आए, यानी कि भाषा का एक सरल भाषा में प्रयोग करना चाहिए, न कि कठिन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। सरल शब्दों का प्रयोग करने से क्या होता है, क्योंकि ना उससे सब लोगों को समझ में अच्छे से आएगी। एक आपने एग्जाम्पल भी सुना होगा कि ऐसी वाणी बोलिए सबका सबका आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल हो, सॉरी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। इस प्रकार से तो हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जो अपन तो शीतल उससे होते ही होते हैं, साथ में और लोग भी उससे क्या शीतल होते हैं। एक और आपने सुना होगा कि शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द दो शब्द करे एक शब्द करे घाव। मान लो कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है और उस व्यक्ति से जाके आप कह देते हैं, अरे भाई साहब कैंसर से तो कोई नहीं बचता, तुम भी मरोगे मरोगे, ऐसा बोलोगे, तो आपने शब्द बोले वो उसको कहीं ना कहीं हर्ट करेंगे, दिल पे चोट लगाएंगे उस पर शब्द वो। तो ना बेटा यहाँ पे क्या है, एक शब्द ने ही उसको घायल कर दिया। ठीक है, और एक शब्द औषध करे, औषध कैसे, अगर आप कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कैंसर छोटा सा रोग है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ठीक हो जाएगा, हमारे रिश्तेदार को हुई थी वो ठीक हो गया आज, तो उसको भैया ना तसल्ली मिलेगी। तो उसको जो आपके शब्द है वो घायल नहीं कर रहे, अब वो शब्द आपको औषधि का काम करेंगे उसके लिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो भाषा का सही प्रयोग करना सीखें और एकदम आसान और सिंपल भाषा बोले। तो भाषा को सहूलियत से बरतने का कवि का क्या अभिप्राय है, देखिए ध्यान से। कवि कहना चाह रहा है कि ना, भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय यह है कि हमें भाषा का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए।
हमें दिखावे के लिए कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम दिखावे के लिए कठिन शब्दावली का प्रयोग कर भी लेते हैं। मैंने अभी बताया आपको, जब मैं उर्दू, फारसी, अंग्रेजी में अभी यहाँ पढ़ाने लगूंगा तो आप लोग वीडियो देखेंगे, नहीं देखेंगे, सोचेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है मास्टर, भी बेवकूफ हो गया है, क्या कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा। लेकिन मैंने यहाँ सरल शब्दों का प्रयोग किया है, तो आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ने में और इनको याद करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोच समझकर और बिल्कुल आसान शब्दावली का, कठिन शब्दावली का नहीं, आसान शब्दावली का प्रयोग किया है। ठीक है, तो हमें कठिन शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा व्यवहारिक भाषा में ही बात करनी चाहिए, जिससे लोग हमारी बातों को आसानी से समझ सकें। तो व्यवहारिक भाषा बोलेंगे जो व्यवहार में चलती है, जैसे कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ, व्यवहारिक भाषा है, जिससे क्या है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में पूरी आ रही है। आई होप कि तीनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन पार्ट 4 की ओर बढ़ते हैं। उसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 5 में कौन से हैं, 6 में कौन से हैं, उनको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, देखते रहिए मेरे साथ पूरी वीडियो को ना, आपको मजा आ जाएगा, इतना मैं कह रहा हूँ। क्वेश्चन तो कम है ही है, साथ में आसान भाषा में मिलेंगे, तो इससे आपको आसानी होगी याद करने में। ठीक है बेटा, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 9 के बाद 10वां क्वेश्चन देखिए, पार्ट नंबर होगा 4। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन नंबर 10 को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इससे पहले जब आपने पार्ट 1 को, टॉपिक 9 के पार्ट 1 को आपने देखा था ना, तो उसमें मैंने यहाँ पे आरोह भाग 2 काव्य खंड के नीचे 7 पार्ट लिखे थे। तो वो मुझसे गलती हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। रियल में वो 7 पार्ट नहीं थे, उसमें 9 पार्ट थे। कितने थे? 9 पार्ट। इन दोनों पार्टों का वर्णन मैंने उसमें कर नहीं पाया था, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। उसमें जो पार्ट नंबर 4 है ना, उसकी जगह पे ये वाला आप कर लेना, यानी पार्ट 4 रियल में ये वाला है और पार्ट 5 ये वाला है। जो उसमें पार्ट 4 लिखा है ना, वो रियल में इसके बाद 6वें नंबर का पार्ट होगा। यानी कि 1 2 3 शुरू से कोई दिक्कत नहीं है उनमें। पार्ट 4 जो उसमें है, उसकी जगह पे आप इस वाले पार्ट 4 को करना, उसको नीचे सरका देना। उसके यानी 4 और 5 पार्ट यहाँ पे जो लिखे दिख रहे हैं, इनको पार्ट 3 के बाद लिख लेना आप, और उसके बाद जो शेष पार्ट है नीचे के, उनको वैसे के वैसे सरका देना। तो कुल मिलाकर के 2 पार्ट ये और पड़ जाते हैं, तो कुल मिला के 7 पार्ट नहीं है, उसमें 9 पार्ट है। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी, है ना। अब देखिए पार्ट 4 का नाम क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज। इसके राइटर कौन है? रघुवीर सहाय। इस चैप्टर से बेटा कोई भी क्वेश्चन इसमें से आने वाला नहीं है इस साल के लिए, कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैंने से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा नहीं है। अगर हम पार्ट 5 की बात करें तो इसमें है, इसका नाम है ऊषा, है ना। ऊषा पार्ट का नाम है, इसके राइटर कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है हर साल। अगर इस साल इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैंने इसके लिए 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए निकाले, 1 2 और 3। ये तीनों इसी पार्ट से हैं, पार्ट 5 से। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो इसी में से आ जाएगा। तो देखिए अब पहला क्वेश्चन, अगर पार्ट 5 का देखा जाए तो पहला है, और क्रम से देखा जाए 10वां है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है। जब आप इस कविता को पढ़ेंगे ऊषा को, तो आपको बहुत अच्छी भी लगेगी, और इस कविता में बहुत सारी चीजों को दर्शाया भी है, बताया भी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आप पढ़ लेना समय मिले तो आपको। भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है। भोर माने होता है सवेरा, है ना, और नभ माने होता है बादल, या कह सकते हैं आकाश, आसमान जो आप देख रहे हैं ना, जो आसमान है उसे कहते हैं नभ। और भोर माने होता है जो सुबह मतलब जो होती है सुबह, जब जगते हैं, मान लो 5-6 बजे का टाइम, जब सूर्योदय नहीं हुआ है उससे पहले का टाइम। ठीक है, तो भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है, क्वेश्चन अपना ये है। यहाँ आंसर देखिए, प्रातः काल के समय आकाश का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला दिखाई देता है। जैसे नीला शंख बहुत गहरा दिखाई देता है, नीला, ठीक है, ऐसे ही सुबह सुबह जब आप जगेंगे तो आपको पूरे आकाश का रंग, यानी पूरे आसमान का रंग, या कह सकते हैं नभ का रंग कैसा दिखाई देगा? नीला, गहरा नीला, है ना। धीरे धीरे आकाश के रंग में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे समय निकलेगा, मान लो 6 साढ़े 6 बजेगा, 6:45 बजेगा, 7 बजेगा, तो उसमें क्या होगा, आकाश के रंग में परिवर्तन होता है, और फिर वह राख से लिपे हुए चौके के समान स्लेटी रंग का हो जाता है। यानी कि देखें आप, गांव में महिलाएं होती हैं, वो सबसे पहले क्या करती, चूल्हा होता है चौका उनका, उसको लीपती हैं मिट्टी से। जब मिट्टी से लीपती हैं वो उसको, तो उसका जो चूल्हा है उसका रंग कैसा हो जाता है? स्लेटी रंग का हो जाता है। तो ठीक है, ऐसे ही
सूर्योदय होने से पहले धीरे धीरे क्या होता है, समय बढ़ता है और सूर्योदय होने की ओर जाता है तो आकाश का रंग आप चेक कर सकते हैं, स्लेटी रंग का हो जाता है। यहीं पे ये बात बोली है कि धीरे धीरे आकाश के रंग में परिवर्तन होता है आसमान के में, और फिर वो राख से लिपे हुए चौके के समान स्लेटी रंग का हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कवि ने भोर के नव को राख से लिपा हुआ चौका कहा है। तो बहुत आसान भाषा है इसकी, आप इसको आराम से याद कर, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ दिमाग में रखने वाली बात क्या है, नोट करके मैंने ये बात लिखी है, ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है आप लोगों से या फिर आपको ओटी के रूप में पूछ सकता है कि उषा कविता में भोर के नव की तुलना किससे किससे की गई है। तो यहाँ पे आंसर में मैंने लिख दिया, देखिए उषा कविता में भोर के नव की तुलना नीले शंख से की गई है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि उषा कविता में भोर के नव की तुलना किससे की गई है, तो आपको आंसर देना है नीले शंख से। देखो ऊपर नीले शंख से तुलना तो की गई है। ठीक है, भोर के नव को राख से लिपा हुआ चौका तो कहा गया है, लेकिन तुलना किससे की गई है, तो नीले शंख से की गई है। इसको आप बोटी के रूप में याद रखें। ठीक है, भूलना नहीं है, बहुत इंपोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कविता के किन उपमानों को देखकर, ये उसी चैप्टर से चल रहा है, उसी उषा कविता से है, तो उषा कविता के किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील सचित्र है। यानी गांव की सुबह जो होती है ना, उसके तरीके की कविता है। ये कैसे मालूम कर सकते हैं, तो देखिए उषा कविता में राख से लिपा हुआ चौका, एक तो ये वर्ड, ये वाला यहां से यहां तो दिमाग में रखिए। उषा कविता में राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल, स्लेट, लाल खड़िया, चौक जानते हैं, लाल खड़िया समझते हैं, आदि उपमानों का प्रयोग हुआ है। समझ गए मेरी बात, यानी कि देख सकते हैं जो बिल्कुल देसी होते हैं, गांव के शब्द हैं, राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल, है ना, स्लेट, लाल खड़िया, चौक आदि, इन उपमानों का प्रयोग हुआ है। इन उपमानों से स्पष्ट पता चलता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील सचित्र है। एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है बेटा, देखिए राख से लिपा हुआ चौका, जब लेडीज सुबह जगती हैं सबसे पहले चौके को क्या करती हैं, यानी कि अपने चूल्हे को राख से लीपती हैं, सॉरी राख से लिपा हुआ चौका का मतलब है मिट्टी से राख से लीपती हैं उसको। काली सिल, जब मसाला वगैरह पीसती हैं तो सिल का यूज करती हैं। जब बच्चे सुबह जगते हैं, गांव में जो बच्चे रहते हैं वो अक्सर सुबह जगते हैं तो वो अपने स्लेट निकाल लेते हैं और खड़िया या फिर चौक का यूज करके उस पर कुछ ना कुछ बड़े बूढ़े उनको लिखवाते हैं। बुजुर्ग वो घर में होते हैं, वो कहते हैं बेटा पढ़ ले, और स्लेट वगैरह निकाल के वो पढ़ने लगते हैं। तो ये सब गाँव का ही तो है, इसीलिए अपन कह सकते हैं कि उषा कविता में जो उपमान यूज किए गए हैं वो गाँव की सुबह का गतिशील सचित्र दर्शा रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय होने पर उषा का कौन सा जादू टूट जाता है। मैंने अभी आपको बताया जब सुबह होती है तो ये सारी चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। और जब आसमान देखते हैं नीले शंख जैसी तरह दिखाई देता है, तो स्लेटी के रंग का हो जाता है, तो वो सुबह जो होती है ना बहुत अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, आप लोग मुझे बता देना कैसी आपको लगती है। देखिए ध्यान से, प्रातः काल प्रकृति का सौंदर्य मनमोहक होता है। सुबह सुबह अब तो आप जगे ही नहीं होंगे, कुछ तो वैसे ऐसे बच्चे मूर्ख होते हैं सुबह जगने का मन ही नहीं करते, 8 9 10 बजे उठ रहे हैं, तो वो क्या देखेंगे सुबह का चित्र क्या होता है ना। आप जगिए कभी 5 बजे 6 बजे, कोशिश करिए जगने की, जब सूर्योदय होने से पहले जगने की कोशिश करिए, तो ना क्या होता है, प्रातः काल प्रकृति का सौंदर्य, सुबह का जो प्रातः काल माने सुबह का जो प्रकृति का सौंदर्य है, यानी उनका जो रूप है वो कैसा होता है, बहुत मनमोहक होता है। ऐसा लगता है हर इंसान को बहुत अच्छा लगता है वो। भोर का यह दृश्य अल्प समय के लिए रहता है। जो सुबह का दृश्य है, ये जो देखने लायक दृश्य है, वो सिर्फ अल्प समय के लिए, कुछ ही देर के लिए रहता है। ठीक है, जैसे ही सूर्योदय होता है तो प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य का जादू टूट जाता है। अब सोचिए, जैसे धूप होने लगती है, थोड़ी सी सूर्योदय हुआ, धूप हुई, तो इससे क्या होगा, सौंदर्य हमें दिखाई दे रहा था, बहुत अच्छा हमें लग रहा था, वो क्या होने लगता है, टूट जाता है, सब खत्म हो जाता है। समझ गए, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि सूर्योदय होने पर उषा का कौन सा जादू टूट जाता है। तो जादू क्या टूटेगा भैया सीधी सी बात है, प्रकृति का जो सौंदर्य है वो चला जाता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। आज के लिए मैं आपको ये 3 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है,
तो ये 3 इससे पहले मैंने आपको करा दिए, कुल मिला के 6 क्वेश्चन है। ये आप लोगों के लिए काम रहेगा, आप इनको लिख लीजिएगा अपनी अपनी कॉपी में, नोटबुक में, है ना, और इनको याद कर लेना। नेक्स्ट जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पार्ट 6, 7, 8, 9 यानी 10, 9 तक, टोटल 9 है इसमें पार्ट, 5 तक तो मैंने करा ही दिया, 5 तक इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब 6, 7, 8, 9 रह जाते हैं, उनको भी जल्दी कल, यानी कि कल की वीडियो में, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं पूरे काव्य खंडों कवर कर दूंगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? अच्छा, जो मैं देखो इसकी पीडीएफ तो डालूंगा, लेकिन अभी नहीं डालने वाला, थोड़ा सा इसे खत्म करने के बाद इकट्ठी पीडीएफ डालूंगा। जब तक आप लेट मत होइए, आप तो लिख लीजिए। अगर जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं किसी कारण, बस स्क्रीनशॉट वगैरह भैया आप ले लेना इसका, है ना, और उसको लिख लिया अगर साथ साथ में नहीं लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको डालूंगा। जब ये खत्म हो जाएगी, पूरे क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएंगे ना, जल्दी खत्म कर दूंगा 5-6 वीडियो में ही, तो तब मैं आपको डालूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख्याल रखना मेरे स्टूडेंट्स, धन्यवाद।